सी का मतलब होता है, मतलब ये कन्या वाला सी नहीं है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या है फुल फॉर्म इसका? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाँ शांत रहो। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है इसको समझते हैं। सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो आपको याद हो हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा था और उसमें ऐसे दो कंटेनर लेते थे, दोनों में रॉड लगा के वायर से कनेक्ट करते थे एंड देन जो है करंट फ्लो करता था वगैरह वगैरह। और आपने पढ़ा था कि अगर ये जो रॉड है इसको एनोड और इसको हम कैथोड बोलते हो। इन रॉड यानी इलेक्ट्रोड और यहाँ नीचे जो सॉल्यूशन है इन्हें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। रॉड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिस पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर अलग अलग नाम से अगर बोलूं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल के नाम से जानते थे। इसी में अगर हमने टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर या कंसंट्रेशन 1 मोलर या 1 एटीएम ले लिया तो उसे हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोल रहे थे। अगर हम बात करें, अगर मैं ये पूरा सेटअप यानी एनोड एंड कैथोड दोनों ना लेकर के सिर्फ एक कंटेनर ले लूं और उस कंटेनर में एक रॉड डिप कर दूं और मैं ये पता करना चाहूं कि इस कंटेनर में मौजूद जो भी रॉड है उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के बाद जो पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो ये मैं मेजरमेंट नहीं कर सकता। मेजरमेंट करने के लिए मेरे पास एक दूसरी कंटेनर यानी एक दूसरा रॉड भी होना चाहिए। तो इसके लिए अगर हम बात करें, हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बना रखी है, मतलब एक पूरी सीरीज है जिसमें हर एक मेटल की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा वो मेंशन किया हुआ है। तो अगर मैं सिंपल शब्दों में बात करूं तो भैया मुझे अगर यहाँ जिंक की मैंने रॉड ले रखी है और अगर मैं चाहता हूं कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है ये मेजर करना, तो इसके लिए मुझे एक दूसरा कंटेनर भी चाहिए होगा, यानी एक रेफरेंस चाहिए होगा। और जब भी कभी रेफरेंस चाहिए होता है तो हम कुछ ना कुछ चूज करते हैं जिसको 0 मान लेंगे और फिर उसके रिस्पेक्ट में कौन कितना ज्यादा है और कौन कितना कम है मेजर करेंगे। तो यहां पर हमें रिक्वायरमेंट थी एक रेफरेंस की और वो रेफरेंस हमने किसको लिया है? हाइड्रोजन को लिया है और उसी को हम सी यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के नाम से ही जानते हैं। तो यहां पर होगा क्या कि हमने एक पूरा कंटेनर लिया है। इस कंटेनर में अगर हम बात करें, क्योंकि हाइड्रोजन तो गैस है ना, आप देख रहे हो H2 गैस है जिसका प्रेशर कितना है? 1 बार है। यहां पर हमने जो सॉल्यूशन लिया है यानी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर ही रहेगी। तो प्रेशर 1 बार, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की 1 मोलर। उसके बाद ये जो पूरा आपको दिख रहा है सेंटर में, ये प्लेटिनम है। क्या है? यहां से एक ट्यूब लगा रखी है और यहाँ पीछे जो नीचे है ना इधर, ये प्लेटिनम लगा रखा है हमने। अच्छा, प्लेटिनम हमने क्यों लिया है? प्लेटिनम हो, हाँ नहीं, ये नीचे वाला पूरा टिप प्लेटिनम, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें, पूरी ग्लास की ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब के अंदर ये नीचे क्या लगा हुआ है? प्लेटिनम लगा हुआ है। हमने प्लेटिनम क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि प्लेटिनम हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है। प्लेटिनम हो गया, निकिल हो गया, पैलेडियम हो गया। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं उसे तो यहाँ भी खत्म हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अदरवाइज जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है क्लास 11th में हाइड्रोजन में आपने जो है हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में आपने सुना होगा कि जब भी हम हाइड्रोजनेशन वगैरह कराते थे तो निकिल, प्लेटिनम और पैलेडियम की प्रेजेंस में कराते थे। क्यों? क्योंकि ये मेटल्स क्या करते हैं? हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं टू रिएक्ट। तो यहाँ भी हमने प्लेटिनम इस्तेमाल किया है क्योंकि हाइड्रोजन जाएगी और वहां पे क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जो भी रिएक्शन होगी उस रिएक्शन में इन्वॉल्व कौन होगा? हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगी। प्लेटिनम तो इनर्ट है, तो इनर्ट होने के नाते प्लेटिनम का कोई रोल नहीं होगा। रिएक्शन किसकी होगी? हाइड्रोजन के साथ होगी। तो इस तरीके से मैंने एक पूरा सेटअप बनाया और इस सेटअप का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहे जितना भी रहा हो, हम अकेले तो मेजर कर नहीं सकते थे, हमने इसको 0 मान लिया। हमने इसको क्या मान लिया? 0 मान लिया। और फिर इस पूरे सेटअप को इधर बगल में लगा दिया और इधर अगर आपने क्या लगा दिया है? जिंक लगा दिया है। इधर आपने क्या लगा दिया? मान लिया सी लगा दिया, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और फिर आपने यहां किया और यहां बीच में क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर या जो भी करंट मेजर, वोल्टेज मेजर कर सकता हो आपने, वोल्टमीटर वगैरह लगा दिया। तो क्या हुआ? अब यहां से जो भी वोल्टेज जाएगा वो इसमें डिफ्लेक्ट होगा, इसमें शो करेगा। इसमें जो भी शो किया मैंने उस मेजरमेंट को क्या कर लिया? नोट कर लिया। और फिर
मुझे जैसे मैं निकालता था ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या करते थे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब आपको पता है जो ई नॉट सेल का आ रहा होगा वो किसका होगा, ये जिंक का होगा ना सारा। तो मतलब मैंने क्या किया, ई नॉट सेल पे जो भी रीडिंग आ रही थी उसको मैंने कैथोड वाला कितना मान रखा है, 0। अगर मैं कैथोड वाला 0 रख दूं तो माइनस क्या हो जाएगा, ई नॉट एनोड। सही बात है। और अगर हम बात करें तो सीधा ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई नॉट एनोड के बराबर आ जाएगा। यानी जो भी मैं इस तरफ रखूंगा उसकी मेजरमेंट मुझे मिल जाएगी इस तरीके से करके। मतलब पहले हमने यहाँ जिंक रखा, फिर अलग अलग मेटल अलग अलग एलिमेंट रख रख के बहुत लंबी से एक हमने सीरीज बनाई है। उस सीरीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या बोलते हैं उसको हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अभी हम उस सीरीज पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बस छोटा सा एक काम करना है, और वो क्या है, आपको ये वाला डायग्राम जो बगल में दिख रहा है ना सी का, ये बनाना है। तो जल्दी से पहले बना लो, फिर हम चलते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है और उसको याद भी करेंगे। अब सुनना, यहां से जो चीजें आपको समझनी है वो क्या है कि इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। इसका रिप्रेजेंटेशन, इसका क्या करना है, रिप्रेजेंटेशन। तो यहां लिखते हैं पीटी, प्लेटिनम सॉलिड फॉर्म में होता है। उसके यहां क्या लिखेंगे, H2। अच्छा H2 कैसे होगा, ऑब्वियसली गैस। सही बात है ना, एरो। अगर हम बात करें यहाँ H+, 2 लिया था तो आप लिखना चाहो तो 2 लिख सकते हो, अदरवाइज सिर्फ H+ लिख के छोड़ दोगे तब भी चल जाएगा। अगर आप लिखना चाहो तो 2H+, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट किसको करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, यानी सी को। अब सुनना, ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये 2 तरीके से बिहेव कर सकता है। हो सकता है कभी इसको हम एज ए एनोड यूज करें, और हो सकता है कभी इसको एज ए कैथोड इस्तेमाल करें। तो अगर हम एज ए एनोड इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हेन एज एनोड, एक्ट एज एनोड, जब कभी ये एनोड की तरह काम करेगा तो क्या होगा। सही बात है, जब कभी ये एनोड की तरह काम करेगा तो क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो भैया अगर आपने क्या लिया है, H2 लिया है, तो ये क्या बनाएगा, 2H+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाली रिएक्शन होगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है। तो आप जो मेजरमेंट करोगे वो क्या होगा, SOP होगा। और इस SOP को हम क्या मानते हैं, 0। ये एज्यूम किया गया है, ये क्या किया गया है, एज्यूम किया गया है कि 0 होगा। ठीक, अब सुनना, अगर ये कैसे काम कर रहा हो, व्हेन इट एक्ट एज कैथोड, यानी आपने इसको कहां लगा दिया, कैथोड पे लगा दिया। तो कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। तो भैया हाइड्रोजन का होना है रिडक्शन। तो जब रिडक्शन होगा तो क्या होगा, उल्टा कर दो, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और क्या बना देंगे, H2 गैस बना देंगे। और इस केस में जो मेजर करोगे वो क्या आएगी, क्योंकि रिडक्शन हो रहा है तो मेजरमेंट क्या आएगी, SRP। और SRP को भी हमने क्या मान लिया है, 0। ठीक, यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो सिंपल शब्दों में है कि SOP इज इक्वल टू माइनस ऑफ SRP होता है, और ये इज इक्वल टू 0 है। ये किसके लिए, सी के लिए, और सी। ये वैलिड कब है, सिर्फ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, ये नहीं कि सबका 0 कर देना है। हाँ बताओ, कहाँ पे, यहाँ, हाँ ये कुछ नहीं है, बल्ब है ये क्या है, बीच वाला बल्ब है। मतलब लेबलिंग के लिए क्या होता है, नीचे वाली जो दिख रही है ना आपको सिलेंडर रॉड, ये है और कुछ नहीं। क्या हुआ, नहीं नहीं बीकर वो तो बाद में कनेक्ट करेंगे ना। जैसे मान लिया आपको पूरा सेटअप बनाना है, यानी अभी सी पढ़ रहे हैं ना, अगर मान लिया मुझे मेजरमेंट करना है तो इसके साथ एक और बीकर कनेक्ट करेंगे, और दूसरे बीकर से जाके कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरे बीकर से जब कनेक्ट होगा तो आप हो सकता है कि इसका इस्तेमाल एज ए एनोड कर रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है कि इसका इस्तेमाल एज ए कैथोड कर रहे हो। तो अगर एनोड कर रहे हो तो ये वाली रिएक्शन होगी, और एज ए कैथोड कर रहे हो तो ये वाली रिएक्शन होगी। अब मैंने क्या बोला कि सिंगल का मेजरमेंट हम कर ही नहीं पाते हैं, तो हम कर नहीं पाते हैं तो हमें कोई ना कोई रेफरेंस लेना था। तो इसकी भी मेजरमेंट डेफिनेटली हम नहीं कर पाए होंगे कि कितना इसका पोटेंशियल होगा। तो हमने इसको एज्यूम क्या कर लिया है, 0, कि भैया ये 0 है। अगर ये 0 मान लें तो इसके रिस्पेक्ट में बाकी जो वैल्यूज आएंगी उनकी सारी की सारी वैल्यूज हैं। जैसे आप लिखते हो ना जिंक का पोटेंशियल -0.76 है,
तो कैसे आया है, हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट करके ही मेजर किया, और हाइड्रोजन का क्या मान लिया है, 0 मान लिया है। तो इसलिए यहाँ लिखे एसओपी भी 0, एसआरपी भी 0, यानी सबको 0 मान लेते हैं। ठीक, तो आपको बस इतनी बात इनके बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं आगे चलूं, यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों रिएक्शन ध्यान रखनी है। जब एनोड पे काम होगा और जब कैथोड पे होगा तो कौन सी रिएक्शन होगी, दोनों का एसआरपी एसओपी क्या है, 0 है। अगर हमें मेजर करना है, टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम क्या करते हैं, कनेक्ट वन हाफ सेल विद सी, किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, सी के साथ। कनेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, मेजर द पोटेंशियल ऑफ सेल, यानी आप किसके पोटेंशियल मेजर करोगे, पूरे सेल का। और हमने सी का कितना मान रखा है भैया, सी एज्यूम्ड इक्वल टू कितना, टू बी 0। और जब इसको आपने 0 मान रखा है तो आपको क्या मिल जाएगा, एक एनोड एक कैथोड हो रखा है, आपने एक को 0 मान लिया तो भैया दूसरा आपको अपने आप मिल जाएगा। मतलब हमें क्या मिल जाएगा, गेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये पूछेगा नहीं आपसे कभी, बट मैंने बता दिया कि चलो ठीक है कैसे आप मेजरमेंट कर रहे हो। अब जब आपने ये सारी मेजरमेंट कर ली ना, तो करने के बाद आपको बहुत सारी वैल्यूज मिली, और उन वैल्यूज के बेसिस पर आपने एक सीरीज बनाई है। क्या बनाई आपने, एक सीरीज, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें याद करनी है। ठीक है, क्लास 11th में भी याद हुआ था, यहां भी याद करना है। तो एक बार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखते हैं, चलो। हाँ, इसको लिख लो फटाफट, उसको चलता हूं। सुना ध्यान से, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमने बनाई कैसे है, एक तरफ दूसरा इलेक्ट्रोड और एक तरफ सी कनेक्ट किया और सारी मेजरमेंट की है। मेजरमेंट करने के बाद हमने बहुत सारी वैल्यूज कैलकुलेट की, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वैल्यूज हमने एक सीरीज बनाई है। अब ये सीरीज क्या करती है, सीरीज है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। ये क्या दे रखा है, एसआरपी मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसका मतलब जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा, किसी चीज के रिड्यूस होने की एबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि एसआरपी बढ़ रहा है ना। इसको याद कैसे करना है, एनसीईआरटी में भी टेबल दे रखी है, बट एनसीईआरटी में बहुत सारा है, आपको जो काम की चीजें वही याद करनी है। जैसे लिथियम आता है, बेरियम आता है, स्ट्रोंसियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, वाटर हो गया, जिंक हो गया, क्रोमियम हो गया, आयरन हो गया, कैडमियम हो गया, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड वगैरह वगैरह सारे। याद करने का जुगाड़ क्या है, वही लेके बारात सरदार का नाम। ठीक है ना, एक दो बार याद करोगे तो याद हो जाएगा। लेके मतलब लिथियम, बारात यानी बेरियम, सरदार एसआर और का सीए और नाम यानी एनए, और जो है मैग्नीशियम से मांगे और एल्युमिनियम से अली। सुना, लेके बारात सरदार का नाम, मांगे अली महान, यहां तक एक स्टेटमेंट है पूरी। फिर पानी जानकर फेंके सीडी को नीचे, पानी मतलब H2O, जानकर मतलब जिंक, कर मतलब जो है क्रोमियम, फेंके मतलब आयरन और कैडमियम यानी सीडी, को मतलब CO, और नीचे यानी निकल। सुनो प्रभु हाय क्यों आए होंगे, सिल्वर, ब्रह्मण एंड पंडित, या और पंडित सॉरी और कलावती। क्या क्या है, सुनो यानी SN, टिन, प्रभु यानी PB, हाय यानी H2, क्यों यानी कॉपर जो है कॉपर, उसके बाद आए यानी आयोडीन, होंगे यानी मरकरी, सिल्वर यानी Ag, और ब्रह्मण यानी Br2 है, और प्लेटिनम यानी पंडित, और कलावती यानी Cl2। उसके बाद फिर लास्ट में गोल्ड फ्री में। ठीक है, गोल्ड फ्री में नहीं मिलता है, तो गोल्ड यानी सिल्वर और जो है गोल्ड हो गया, और इसका फ्री में यानी F2। अब सुनना, जनरली होगा क्या, इसका इस्तेमाल हम जो अगला टॉपिक शुरू होगा हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वहां बहुत ज्यादा करेंगे। इधर तो हमारा बहुत कम यूज होगा, इसके बाद वाले टॉपिक में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। अब जैसे मान लिया कि कहीं पर आप कोई रिएक्शन देख रहे हो जहां पर आपके पास दो एलिमेंट आ गए, लेट से मान लिया आपके पास एक सोडियम आ गया और एक मान लिया कॉपर आ गया। ठीक, और वैसे जनरली मैं आपको बताऊं तो कॉपर मिलेगा और एक हाइड्रोजन ज्यादातर मिलता है,
मान लीजिए H प्लस है, CO2 प्लस है, आपको इन दोनों का रिडक्शन करवाना है। किसका रिडक्शन होगा? अगर दोनों एक साथ मौजूद हैं SRP आएंगे। तो सुना ध्यान से, अगर SRP को देखें तो आपको पता हाइड्रोजन यहां आता है और कॉपर इसके नीचे आता है, यानी हाइड्रोजन के बाद कॉपर आता है। तो किसकी SRP ज्यादा होगी? कॉपर की। हाइड्रोजन की क्या होगी? कम। तो रिडक्शन किसका होगा? कॉपर का होगा, हाइड्रोजन का नहीं होगा। क्लियर बात? तो मतलब इस सीरीज से आपको क्या पता चलेगा कि किसी भी रिएक्शन के अंदर कौन रिड्यूस होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा, ये पता चलेगा। इसके अलावा अनायनिक प्रेफरेंस। अनायनिक प्रेफरेंस का मतलब जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाओगे तो उसमें कई बार रिएक्शंस होंगे जहां आयंस आपको नेगेटिव में मिलेंगे, क्योंकि यहां देख रहे हो एक भी नेगेटिव आयन नहीं है। तो आपको जो नेगेटिव आयन देखने को मिलेंगे वो ये मिलेंगे कॉमनली। तो इनको कैसे याद रखा है? सुनो OCBI। सुनो से SO42 माइनस, O मतलब OH, और C से Cl, और B से Br, और I से आयोडीन। ये आपको लिखना है और याद करना है, क्योंकि जब अगला टॉपिक शुरू होगा तो उसमें ये बहुत बढ़िया से इस्तेमाल होने वाले हैं। क्लियर बात? तो ये ECS यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। जब आगे जाओगे रिडक्शन होने की प्रेफरेंस बढ़ती है, और इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव वाले हैं और नेगेटिव वाले ऑक्सीडाइज होते हैं, तो यहाँ ऑक्सीडेशन की प्रेफरेंस बढ़ती है। ये दोनों आपको याद करने हैं, अभी नहीं बनाना है, आराम से घर पे बनाना। ठीक है, अभी मैं चल रहा हूं अगले टॉपिक पे। हमारा नस्ट इक्वेशन लास्ट क्लास में खत्म हो चुकी थी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड खत्म हो गया है। अब हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है ना? के अंदर ये रिएक्शन हो रही है और आपको इस रिएक्शन को क्या करना है? सेल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो सबसे पहली बात आप मुझे बताओ, इस रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है? अगर आप देख पा रहे हो तो Mg से Mg2 प्लस मतलब इसका ऑक्सीडेशन, और सिल्वर से सिल्वर मतलब प्लस में था और चार्ज हट गया मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। जब आपको ये पता चल जाए तो आपको पता है क्या करना होता है? ऐसे बीच में सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, दो लाइन खींच के। ये हमारा लेफ्ट साइड हुआ और ये हमारा राइट साइड हुआ। और बाई कन्वेंशन हम अभी तक क्या मान रहे हैं कि लेफ्ट साइड हम ऑक्सीडेशन लिखते हैं और राइट साइड में क्या लिखते हैं? रिडक्शन। तो क्या हो रहा है? Mg से Mg2 प्लस। तो Mg कैसा है? सॉलिड में। ठीक, उसका वैसे एक सिंगल लाइन क्रॉस खींचो या सीधी खींचो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इधर क्या बन रहा है? Mg2 प्लस, और ये कैसा है? एक्वस है। ठीक, इसी के जस्ट नीचे आपको क्या करनी होती है? कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है Mg2 प्लस की? 0.130 मोलर। कंसंट्रेशन लिख दिया ब्रैकेट में। ये हो गया एक तरफ। दूसरी तरफ चलते हैं, किसका हो रहा है भाई रिडक्शन? सिल्वर का। तो मेरे पास है क्या? Ag प्लस, ये एक्वस है, और इससे क्या बन रहा है? Ag बन रहा है। मतलब नंबर लिखने की जरूरत नहीं है आगे। अगर हम इसकी कंसंट्रेशन की बात करें, दे रखा है कितना? 0.30 लगा रखे, 0.0001 मोलर। क्लियर बात? तो इस तरीके से आपने जो लिखा है इसी को हम सेल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? सेल रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? तो अगर रिएक्शन दे रखी हो, सेल रिप्रेजेंटेशन करना हो, तो इस तरीके से सेल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। नीचे लेफ्ट एंड राइट लिखने की जरूरत नहीं हो, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ बस। ठीक है, क्लियर? हाँ, स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, नॉर्मल भी लिख सकते हो। स्क्वायर ब्रैकेट में कब देखो ध्यान से, जब नस्ट इक्वेशन आप लिख रहे हो, जब यहाँ लिखोगे जिंक 2 प्लस, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब ऑलरेडी कंसंट्रेशन लिख दिया ना, तो अगर आप ये नॉर्मल भी लिख दोगे तो भी मोलर बता रहा है कि ये कंसंट्रेशन है। ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, बगल में भी लिख सकते हो। हाँ, अगर मान लिया किसी ने यहाँ बगल में ही कंसंट्रेशन लिख दी है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बगल में भी लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो, लेकिन इधर मत लिखना। जैसे ये Mg प्लस है ना, इसके बगल में नहीं लिखना है, Mg2 प्लस के बगल में लिखना है, या Ag प्लस के बगल में लिखना है, या फिर सीधा नीचे लिख लो। कंसंट्रेशन मैं कह रहा हूं महाराज, आप इनके बगल में भी लिख सकते हो। देखो ऐसे हटाया, यहां लिख सकते हो, इतनी सी बात तो है। ठीक, ये हो गया। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर डाल लेना बस, 2 पॉइंट कौन सा है? 1 चलना है। अगर आप बताओ इसमें ई नॉट सेल कितना दे रखा है, लिख लेते हैं। सर है ई नॉट सेल इज इक्वल टू कितना है भाई? 3.17 वोल्ट। अब जल्दी से बताओ ई सेल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, दैट इज नस्ट इक्वेशन। ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस
0.06 बोलो या 59 बोल दो चल जाएगा, 6 ही लिख रहा हूँ। ई सेल और ईएमएफ दोनों सेम है, बस कंडीशन का फर्क होता है। 0.6 अपॉन में n log। अगर हम बात करें इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन किसकी लेंगे, Mg2+ की, और रिएक्टेंट में कौन है, सिल्वर। तो भैया प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे, Mg, कंसंट्रेशन ऑफ Mg2+, यहां स्क्वायर ब्रैकेट लगाना जरूरी है। नीचे यहां कौन है भैया, सिल्वर है, तो क्या हो जाएगा Ag+, और क्योंकि आगे स्टोसिमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो क्या लगा देंगे, स्क्वायर। क्या लगा देंगे, स्क्वायर। सही बात है। अब वैल्यूज लिखते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास ई सेल कितना है, 3.17 माइनस 0.06 अपॉन में n, इलेक्ट्रॉन का लेन देन कितना हो रहा है भाई साहब, यहां देखो। अगर आप देखोगे तो इस पे कितना चार्ज है, एक मैग्नीशियम से Mg2+ पे जा रहा है, और यहां भी 2+ से न्यूट्रल हो रहा है, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, 2। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो अगर हम n की वैल्यू लिखें 2 और यहां लिखें log Mg2+ की कंसंट्रेशन, सर यहीं लिखा हुआ देखो 0.130 अपॉन में इसकी कितनी है भैया, 0.123 और इसका स्क्वायर है। क्या है, इसका स्क्वायर है। अब अगर हम बात करें तो इसको पहले काट देते हैं, तो 0.03 आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, सीधा हमारे पास क्या आएगा, ई सेल इज इक्वल टू 3.17 माइनस 0.03 लॉग। अब आप बताओ क्या करें इसको, यहां पे कितने जीरो हैं, पहले लिख लेते हैं एक बार। 0.130 है, इसको अगर आप बोलो तो 0.123 ये हो गया, और इंटू में 1 2 3 और 1। अब डेसिमल हटा देते हैं जहां से हट रहे हैं जो। तो अगर हम बात करें तो उससे अगर 3 डेसिमल हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 130, और नीचे डेसिमल कितने हैं, 4 यहाँ और 4 यहाँ, कितने, 8 हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, इधर देखो 3.17 माइनस 0.03 लॉग, इसको हमने कर दिया 130, ठीक। और नीचे 8 थे, 3 ऊपर से कैंसिल हो गए तो कितने बचे होंगे, 5, यानी 10 की पावर -5, सीधा 10 की पावर -5। सही बात बोल रहा हूं, -5 ही बचेगा ना। अब सुन ना, ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3.17 माइनस 0.03 लॉग, और ये हो जाएगा 130 कर देंगे अभी, 10 की पावर -5 हुआ। हाँ, 10 की पावर क्या हो जाएगा, +5, आई एम सॉरी। अब मेरी बात सुनो जानते, अब इस लॉग को ही सॉल्व करना है, मेन काम यही है हमारा। देखना इसको, 3.17 माइनस 0.03 लॉग, अगर आप लोगों को दिक्कत ना हो तो ऐसे कर दें, इनटू में 10 की पावर कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें 7 हो जाएगा। सही बात है ना। देखो कितना है यहाँ, 2 2 4 2 6 2 8, यानी अगर हम लगाएंगे 10 की पावर -8 आएगा। ऊपर अगर हम बात करें तो 130 इंटू में 10 की पावर -3 आएगा। सही बात है, तो कैंसिल होगा तो 5 भी तो बचेगा। सही बात है ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो हमारे पास हुआ क्या, 3.17 माइनस 0.03। अब आप बताओ मुझे जल्दी से इसके लॉग की वैल्यू, मैंने बताया था निकालना। सबसे पहले जो पावर में है उसको एज इट इज लिख देना, यानी 7, ठीक। पावर वाले को एज इट इज लिख देना है 7, फिर लगाया हमने पॉइंट। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है। और log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.30, और मेरे पास क्या है 1.3, यानी अप्रोक्सीमेट मिड के आसपास है। तो अगर हम मान करें अगर 1.5 होता तो सीधा हम बोलते 0.15,
लेकिन 1.5 से थोड़ा कम है, तो हम क्या बोल सकते हैं 1 2 या 1 3 के आसपास 1 2 बोल दे रहे हैं, तो 0 पॉइंट क्या बोल दे रहे हैं 1 2, तो मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास सीधा 0.12 यानी 7.12 मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना आ रहा है 3.17 माइनस मल्टीप्लाई करें 3 4 जा 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 और 3 3 1 जा 21, डेसिमल लगना है कितने 2 डिजिट पे, 3 2 यहाँ पे 2 यहाँ 4 पे, सही है ना, 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 7 जा 21, 4 डिजिट पे डेसिमल मतलब यहाँ डेसिमल लगेगा, सही बात है। सब्ट्रैक्ट कर दो 3.17 में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं 0.2116, बताओ कितना आ रहा है भाई, 10 में से 6 गया 4, एंड यहाँ 9 में से 1 गया 8, और यहाँ कितना बचेगा 6 6 में से 1 गया 7, और यहाँ कितना हो जाएगा 11, 10 में से 6 एंड 4, 9 में से 1 गया 7 6 माइनस 5 आएगा, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास 11, और 11 में से कितना जाएगा 2, तो बचेगा 9, और पॉइंट यहाँ कितना 2, यानी 2.95 राउंड ऑफ कर दें 96 कर दे रहे हैं, 2.96 वोल्ट ई सेल, क्या जाएगा ई सेल 2.96 वोल्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलो अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, कितना आंसर था इसमें वैसे 2.96 वोल्ट, ठीक, हाँ शांति रखोगे भाई, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ठीक, हमारे पास रिएक्शन दे रखी है, मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। अगर इक्विलिब्रियम निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2 पॉइंट, अच्छा सीधा लिख दो मैलू, सही बात 0.059 या 06 भी बोल सकते हो अपॉन में एन लॉग के, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, वेयर इज के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें क्या क्या चाहिए, सर ई नॉट सेल चाहिए, गिवन है डायरेक्टली, सही बात है, क्वेश्चन में ई नॉट सेल डायरेक्टली गिवन है। हमें क्या चाहिए सर, एन की वैल्यू चाहिए, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चेंज हुए हैं, तो आपको पता है कॉपर से कॉपर 2 प्लस, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हो रहा है, यानी एन की वैल्यू कितनी है 2, ई नॉट सेल कितना है 0.46 वोल्ट, तो बस वैल्यूज पुट करें तो आ गया ये 0.46 वोल्ट इज इक्वल टू, इसको 0.06 ही मान ले रहे हैं और इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से, लॉग के, तो के तो हमें चाहिए ही, तो अगर इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.03 आएगा ना, और अगर हम लॉग के निकालेंगे इधर देखो तो ये 0.03 डिवाइड में आएगा नीचे, तो कितना आ जाएगा 0.46 अपॉन में 0.03, सीधा क्या कर दें 46 अपॉन में 3, डिवाइड करो इसको, कितना आ रहा है 15.3, मतलब सीधा सा हमें क्या वैल्यू मिली, लॉग के इज इक्वल टू 15.3, यानी लॉग के कितना आ गया 15.3। आपको निकालना क्या है के, एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, और आपको सिखाया है लास्ट क्लास में एंटी लॉग निकालना, तो भैया ये एंटी लॉग 15.3, तो क्या बताया था, नंबर जो पहले है वो कहां जाएगा पावर में, मतलब इनटू में 10 की पावर 15.30 किसकी वैल्यू होती है 2 की वैल्यू होती है, आगे क्या लगा दिया 2, तो मतलब के क्या आ गया 2 इंटू 10 की पावर 15, हाँ कौन सा, अरे राउंड ऑफ कर दिया है, ठीक है ना, 59 को क्या मान लिया है 06, ठीक है ना, क्लियर बात, तो के की वैल्यू आ गई, एंटी लॉग, अब देखो एंटी लॉग जो आया है आसान आया है, हमेशा लॉग से रिलेटेड वैल्यूज रहेंगे, ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन में बहुत डिफिकल्ट वाला एंटी लॉग निकालने के लिए दे देगा वो, ठीक, आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन,
नहीं, थोड़ा सा पेशेंस। तो ई नॉट सेल कितना दे रखा था, 1.1 वोल्ट, और डेल्टा जी नॉट मुझे निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल्फ। अब बताओ जल्दी से, एन कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना, ये 2 ही तो हो रहे हैं कब से यार। एन इज इक्वल टू 2। फैराडेज कांस्टेंट कितना होता है, 96500। सही बात है। तो फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पे, माइनस 2 इंटू में 96500 और इंटू में 1.1। देख लो मल्टीप्लाई, ये 2.2 हो जाएगा माइनस का, और मल्टीप्लाई फिर कर देना भाई 96500। कितना आ रहा है, 1212300। ठीक है, नेगेटिव, बिल्कुल सही बात। तो ये आंसर आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक, तो गिब्स एनर्जी निकल गई। अब छोटी सी एक बात, 2 फॉर्मूले लिखूंगा, वो लिख लेना बस, और कुछ नहीं। अच्छा, एफ की वैल्यू याद करनी है, ये मैंने पहले भी लिखवाई है, फॉर्मूले के साथ भी याद करनी है। फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसे हम बोलते हैं फैराडेज कांस्टेंट, और एक कूलम में होता है। किसमें होता है, कूलम में। क्या करके, मैं यही लिख दे रहा हूं, इधर देखना, यहां डब्बे में लिख रहा हूं एडिशनल फॉर्मुलेज। ये एनसीईआरटी में बस इसका नाम लिखा हुआ है, और आजकल सीबीएसई वाले एनसीईआरटी में से चीजें ढूंढ ढूंढ के पूछ रहे हैं, तो किसी दिन इसका भी नंबर आ सकता है। तो बताता हूं आपको, यहां से पीएच निकालने के लिए पूछ सकता है। क्या निकालने के लिए, पीएच। मैं डेरिवेशन अभी नहीं कर रहा हूं, किसी समय में होगा तो डेरिवेशन करके बता दूंगा कैसे पीएच निकलता है। अभी सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं, ईआरपी। आरपी स्टैंड फॉर रिडक्शन पोटेंशियल, इज इक्वल टू माइनस 0.059 इंटू में पीएच। ठीक, इंटू में पीएच। थोड़ी देर बैठ, ये फॉर्मूला अगर हम ईओपी यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालेंगे तो प्लस का 0.059 इंटू में पीएच। ये 2 फॉर्मूले होते हैं पीएच निकालने के। अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो भी पीएच निकाल सकते हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है तो भी पीएच निकाल सकते हो। तो पीएच निकालने के लिए अगर पूछेगा तो फॉर्मूला लग जाएगा। अच्छा बताओ, आप ही बताओ, अभी डेल्टा जी का फॉर्मूला ये आपने लिखा है, लिखा है ना। अगर हम बात करें तो हमें इक्विलिब्रियम के केस में जब इक्विलिब्रियम निकालते थे तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या होता था, 0.059 अपॉन में एन लॉग के, यही होता था। अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा चेंज अगर मैं करना चाहूं तो ऐसे कर सकता हूं, 2.303 आर टी अपॉन में एन एफ। एक्चुअली में ये था, हमने वैल्यू सारी पुट करके बनाई थी। तो अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, एन एफ ई नॉट सेल। क्या किया मैंने, एन एफ को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर कर सकता हूं ना, इज इक्वल टू क्या आया, 2.303 आर टी लॉग क्या आया। अब अगर बात करूं दोनों में फर्क किस बात का, माइनस साइन का। अगर मैं माइनस दोनों तरफ लगा दूं, माइनस दोनों तरफ लगा दूं तो ये क्या है, डेल्टा जी है। तो मतलब डेल्टा जी नॉट का एक और फॉर्मूला क्या बना, इन टर्म ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या, माइनस 2.303 आर टी लॉग के। बहुत रेयर चांसेस हैं कि ये फॉर्मूला यूज हो, बट हाँ एनसीईआरटी में इनका जिक्र किया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आजकल ढूंढ ढूंढ के चीजें पूछी जा रही हैं। नहीं नहीं, ये नहीं, मैं तो कंक्लूजन में बता दिया। ठीक है, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। क्लियर बात। तो आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में जो मैंने सीरीज लिखवाई थी वो सीरीज में फॉरवर्ड कर दूंगा, वो लिखना है, क्योंकि अगली क्लास से उसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो मैं नहीं चाह रहा हूं कि हम उसको याद करने में यहाँ टाइम वेस्ट करें। आप एक बार घर से उसको याद करना, और कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है, वो मैं बताऊंगा उसको। ठीक है।